ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस तक करा दिया था। डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से थे? डायरेक्शन कोसाइन के सिंबल कौन कौन से? रुक जाओ एक मिनट। ए बी सी नहीं रहते, एल एम एन रहते हैं। क्या रहते हैं? एल एम और एन। ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन अल्फा। अल्फा क्या है यार? तुम लोग शांत रहो यार। ऐसे लग रहा है दूंगा एंगल है उसका वेक्टर का किसके साथ? एक्स कॉस अल्फा। एम क्या है आपके पास? कॉस बीटा। और एन क्या है? कॉस गामा। एल को निकालने का एक तरीका तो एंगल्स के थ्रू है। उसमें क्या था आपके पास? ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे एम निकालने के लिए आपको बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ऐसे एन के लिए आपके पास सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको पता होने चाहिए। एक फॉर्मूला आपके पास एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक चीज है। सही बात कह ठीक है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक नंबर में फाइंड अ वेक्टर in the direction of vector a vector equal to में I minus 2j that has magnitude 7 यूनिट। कैसे करेंगे साहिल जी? मतलब पहले तो बता दो आप इसका, पहले तो मतलब बताओ। एक वेक्टर बताना जो इसकी डायरेक्शन लो और हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है। किसकी डायरेक्शन में? इस एक वेक्टर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन में। इसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपने एक वेक्टर बताना है। 7 ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 7 है। इसका मैग्नीट्यूड तो एक है 7 यूनिट। हाँ जी, क्या करेंगे? एक है एक वेक्टर फॉर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे? यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग इसको? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर आप उसी वेक्टर को अगर 7 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा? 7। और डायरेक्शन सेम रहेगी। वही काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इस वेक्टर का देखो क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड आउट करिए इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7 यूनिट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। हाँ ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वेक्टर आपको दिया हुआ, फिर आपको उसका क्या निकाल लेना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा? I माइनस अपॉन में √3 I minus 2j upon √5। यहाँ पे I 1 upon √5 माइनस 2 upon √5। सही है, यूनिट वेक्टर निकला है। लेकिन हमें तो एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? तो आप मल्टीप्लाई बाय 7 कर दीजिए। मतलब एक और वेक्टर बना दीजिए बेशक से, इसको बी वेक्टर बना देंगे। 7 इंटू में एक है, तो यहाँ पे आपके पास 7 इंटू में 1 अपॉन में √5i और माइनस में 2 अपॉन में √5j
और मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा आपके पास 7/5i और 14/5। कोई दिक्कत पक्का? ठीक है जी। हाँ जी निकालना भैया, मैग्नीट्यूड निकालो इसका। यही निकाल लेते, लाओ मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 7 नहीं आएगा? 7/5 का स्क्वायर प्लस माइनस 14/5 का 49/5 माइनस माइनस की प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो गया? कितना हो जाएगा आपके पास? 5 13 14 245/5 5 से काट रहे हैं इसको, और 5 4 20 एंड 5 9 45 7 आता रहा है। सही था अभी ये ठीक है सुना। तो मतलब आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है और आपको उसी की डायरेक्शन में किसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालने को बोला गया, तो पहले तो उसका क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर, और फिर क्या निकाल दो, उसको 7 से मल्टीप्लाई करके कोई मतलब जितनी देर जितना भी मैग्नीट्यूड पैरेलल दिखा दीजिए बस। हाँ जी पैरेलल दिखा दीजिए दो वेक्टर्स को, वो कोलिनियर मान लीजिए। वो भी वही सेम बात ही तो है, बात वो सेम ही है। हाँ जी क्या हो गया? चलो ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन देखिए, राइट द डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन देखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज और देख लेते हैं। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन रेशियो में इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब होता है इट इज द वैल्यूज, जैसे ए बी सी कोई वैल्यूज होंगी, ठीक है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल होती हैं। ये क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। किसके साथ? डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। डायरेक्शन रेशियोज कुछ नहीं है बल्कि कुछ वैल्यूज है जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर उनको रेशियो में किया जाए ना डायरेक्शन कोसाइंस के साथ, तो वो इक्वल आती है। वो क्या आती है? इक्वल। अब आप ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कि भैया क्या ये वैल्यूज अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देनी है? लिखने को तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका है इनको निकालने का। इनको निकालने का तरीका ये है कि जैसे एक वेक्टर है आपके पास, तो ऑब्वियसली बात है उस वेक्टर में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सही बात है ना? जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई, ये आपका ए वेक्टर है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो किन्हीं भी दो पॉइंटों के, मतलब अब ये पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और z1, और ऐसा ही एक बी पॉइंट है तो उसके भी खुद के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 और z2। तो ये जो आपका a है ना, ये इन दोनों पॉइंटों के x वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके आया है, और जो b है वो इन दोनों के y2 वालों को माइनस करके आया। और ऐसे ही आपका जो c है वो आपका z2 माइनस z1 वाले। अच्छा जी, फिर आप ये कह सकते हो कि भैया मतलब यही दो पॉइंट के लिए आपने कोई और पॉइंट क्यों नहीं लिए? मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का भी डिफरेंस होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, x3 y3 और z3, लेकिन इन दोनों को माइनस करके भी x3 माइनस x1, मतलब a तो नहीं आएगा लेकिन कुछ a1 ही आएगा। ठीक है, मैंने बताया ना a b c कुछ नहीं है बल्कि वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। मतलब a की वैल्यू ऐसा कुछ नहीं कि इन दोनों को जो माइनस करके आया, मान लो जैसे ये 5 था और ये कितना था? 4 था, तो 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1। तो इस केस में a की वैल्यू 1 है फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, मान लो ये था 7, तो 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3। इस केस में a की वैल्यू कितनी है? 3। तो हाँ जी, a की वैल्यू 1, मतलब 1 अपॉन में कोई भी डायरेक्शन कोसाइन जो रहेगा, और ऐसे b वाले का भी कुछ होगा, ठीक है, और ऐसा ही c वाले का भी कुछ होगा। तो ये प्रोपोर्शनल है,
कोई वैल्यूज हैं अलग अलग जिनके लिए ये प्रोपोर्शनल है, ऐसे इन वैल्यूज के लिए भी क्या है ये प्रोपोर्शनल ही, बी की वैल्यू कुछ होगी और सी की वैल्यू कुछ और। आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि क्या भैया ए बी सी की एक ही सेट है ए बी सी का, ऐसा नहीं, ए बी सी के अनगिनत सेट है, क्योंकि एक वेक्टर पर पड़ने वाले पॉइंट अनगिनत हैं, तो उनके बीचों का डिफरेंस भी अनगिनत होगा, तो ए बी सी की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के एक सेट होते हैं कि बहुत सारे सेट होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। अगर कोई पूछे एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के सेट कितने होते हैं, तो वो एक ही होता है, एंगल एक ही क्रिएट करता है, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक टॉपिक और टच कर देते हैं। मान लो आपके पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अगर मुझे इनके बीच में वेक्टर बनाना है, मान लो ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है, और अगर मुझे ए बी वेक्टर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, x1 y1 और z1 कुछ होगा, और ऐसे ही क्या होगा x2 y2 और z2। मैंने बताया था ना, दो पॉइंट जब गिवन होते हैं तो वेक्टर कैसे बनाते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये वेक्टर तैयार हो गया। अब आप मुझे बताओ कि क्या यही चीज डायरेक्शन रेशियोज नहीं है क्या भाई, ये दो पॉइंटों के बीच में ठीक है आपने बना दिया वेक्टर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम खुद देखो ये पॉइंट जो है ये वेक्टर पे ही तो पड़ रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा x के बीच का, y के बीच का और z के बीच का, आपको नहीं लगता ये डायरेक्शन रेशियोज ही रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ। नहीं, अरे बोलो नहीं लगा तो भाई, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, तो भाई ये भी तो पॉइंटों का डिफरेंस ही है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा क्या वो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो भी तो करेगा। अच्छा, अभी इसको क्या भैया यही होगा क्या डायरेक्शन रेशियो, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, अगर तुम्हें बीच में कोई पॉइंट पता है तो उनको माइनस कर लो, तो भी डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको हम डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हैं, इनके माइनसों को कि नहीं कह सकते, आप इतना बताइए, इनको भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके आगे कोई वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब मैंने मान लो एक ए वेक्टर तुम्हें दे दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें एक ए वेक्टर पकड़ा दिया और उसके मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिए 2i प्लस 2j माइनस के, तो तुम इस बात को समझिए कि अगर मैं आपसे डायरेक्शन रेशियोज पूछूँ ना इसके, तो मुझे 2 3 और -1 ही 2 2 और -1 ही बता देना। यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नहीं है, बोलो भाई पक्का। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज। क्वेश्चन देखिए कैसा है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज, राइट द डायरेक्शन ratios of vector a इक्वल टू में i प्लस j माइनस 2k। क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ इसके, डायरेक्शन रेशियोज लिखो, किसके, इस वेक्टर के, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिख लीजिए, एंड हेंस कैलकुलेट, और कैलकुलेट करिए डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो बताना आप मेरे को, 1 और -2, सही है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन अगर बोलूँ तो a अपॉन में अंडर रूट ऑफ, सही है ना, l m और n कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें कोई एक वेक्टर दे दूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा, अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो मतलब आप निकाल सकते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं ये वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो निकालो, तो भी निकाल देंगे, क्योंकि l निकल जाएगा,
एल को कॉस अल्फा के इक्वल करके अल्फा को अकेला करके कॉस इनवर्स लगा देंगे आप। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा जी, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ये बात भी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर किया मैंने। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना, सुनो मेरी बात, कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या है? ठीक है। अच्छा जी, ये आपको कैसी क्वांटिटी देता है? हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अच्छा जी, और स्केलर, स्केलर का मतलब होता है कि आपको कुछ नंबर देगा है? वो वेक्टर हमने वो पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट डिवाइड वाला नहीं, ये भी प्रोडक्ट ही है। वेक्टर में दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट में ऐसे करके लिखो, डॉट में ऐसा करके। ठीक है। अच्छा जी, तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो आ जाए तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि देखो अगर जीरो वेक्टर है, देखो तुम्हारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जीरो होना किन बातों पे डिपेंड करता है? इस पे, इस पे और इस पे। अगर ये जीरो है तो भी ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो है तो भी जीरो हो जाएगा। और अगर cos थीटा मतलब cos 90 अगर हो जाता है तो भी तो ये जीरो हो जाएगा। तो या तो अगर दो वेक्टरों का डॉट करके अगर जीरो आ रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि या तो वेक्टर परपेंडिकुलर है, या तो ए वेक्टर जीरो है और या तो बी वेक्टर। ठीक है। अच्छा जी, अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो फिर यही कंडीशन बचती है आपके पास। ठीक है। तो अगर कभी भी अगर आपको दो वेक्टरों को क्या करवाना हो, डॉट परपेंडिकुलर प्रूव करवाना हो, तो आप उनके डॉट को किसके इक्वल कर दीजिए? जीरो के। और अगर इक्वल डॉट करके अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके पास कैसे है? परपेंडिकुलर है। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल होता है, इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज और, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर इक्वल है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो इसका मतलब क्या है? cos जीरो है। cos जीरो मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो जीरो है। अगर एंगल जीरो है इसका मतलब वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल है, पैरेलल है। वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। तो जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट जीरो हो जाता है, और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। बराबर होता है। ठीक है। अच्छा जी, और अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करा दूं तो ए का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड और हर वेक्टर अपने साथ कितना बनाता है? जीरो। cos जीरो कितना हो जाता है? 1। cos जीरो 1 कितना हो जाता है? 1। तो ये ऐसे ही रहेगा और आप इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत सारे फॉर्मूलों में ऐसे यूज हुआ है, प्रूफ करने में यूज होता है। कहीं स्क्वायर करके लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो cos थीटा इक्वल टू अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ, इस फॉर्मूले की मदद से आप उन दो वेक्टरों के बीच में क्या निकाल सकते हैं? ठीक है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आया है?
आया था निकाल दिया ना? एक नंबर में। क्यों? बहुत आसान, बहुत ही। एक नंबर में आया मेरे में तो मेरी बोर्ड में। ए का वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। हाँ भैया ये यार प्रोजेक्शन ऊपर दो लोग ये ना गलत है। जो इमेज बता, इमेज बनाए हुआ बताओ था। इमेज को कुछ करा भाई। वो भैया 3D में। हाँ इमेज आया था 3D में आ गया था ना इमेज, कह रहा था इमेज आएगा। इमेज आता है पूछ रहा था ग्राफ वाला वही लपेटा 5 नंबर एलपी वाला। ए भैया बढ़िया था। वो दवासा बैन लगाया था तो एक पेपर देने नहीं बाउंडेड था अनबाउंडेड था? अनबाउंडेड आया था पर हम Unbounded सॉल्व चलो करते चलो भैया लेट है नहीं सही। चलिए इधर देखो भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बता चुके हैं करना कैसे, ठीक है। इसकी कुछ ए क्रॉस बी आपको हमेशा क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। फॉर्मूला क्या है इसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन कैप। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था, दो वेक्टरों का जब हम क्रॉस करते हैं तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है वो, नॉर्मल वेक्टर को। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो ये ऊपर वाला वेक्टर दे देगा, और अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस करोगे तो नीचे वाला वेक्टर दे देगा। हालांकि दोनों ही वेक्टर इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर ही हैं, ठीक है। ओके अच्छा जी, दो वेक्टरों को अगर पैरेलल दिखाना है तो उन दो वेक्टरों का क्रॉस किसके इक्वल आ जाना चाहिए, जीरो वेक्टर के, ठीक है। तो भी आपके दोनों वेक्टर कैसे दिख जाते हैं, पैरेलल वेक्टर। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का देख लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए भी आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए भी आ जाता है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ए है, यहाँ बी है और ये सी है। एक ए बी वेक्टर बना हुआ है, एक बी सी वेक्टर बना हुआ है। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहिए, तो क्या करेंगे, हाफ इनटू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका क्या है मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, और अगर पैरेललोग्राम है, अगर क्या है, एक वेक्टर यहाँ पर है और एक वेक्टर, तो आप अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ये आपको क्या दिखा देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बस वेक्टर में इतना ही कुछ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। इसके अरे पागल हो गए तुम, पैराबोला पढ़ना है। हाँ नहीं प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, किस चीज के लिए कंफ्यूज हो गए हो, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जो कंफ्यूज हो जाओ। भाई ये आपके पास एक लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, वेरी गुड। तुम्हें एक लाइन पर एक पॉइंट चाहिए पहले तो, और तुम्हें इस लाइन की डायरेक्शन में एक और लाइन चाहिए, एक वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दे। यस, अब इस पॉइंट का अपना खुद का क्या होगा, पोजीशन पोजीशन वेक्टर होगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी, जहाँ पे ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन, उस पॉइंट उस लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी लाइन, उस लाइन की डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात। तो अगर एक लाइन की अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं तो आप इस बात को समझिए कि आपको उस लाइन पर क्या चाहिए,
उस लाइन पर क्या चाहिए? पोजीशन वेक्टर और उसकी डायरेक्शन एक पॉइंट चाहिए और उसकी डायरेक्शन का बंदोबस्त हो जाए कहीं से। तो मैं उस लाइन की क्या निकाल सकता हूँ? इक्वेशन। ये वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। इसी के साथ आपके पास एक कार्टेशियन फॉर्म भी है। कार्टेशियन फॉर्म क्या भाई? भैया वो एक्स कार्टेशियन एल lx plus ny plus nz x माइनस x1 अपॉन में a, अच्छा y माइनस y1 upon b lx वाली किसकी lx my वाली lx my plus my plus nz वाली क्या है? ये इसमें थोड़ी है, ये तो उसकी है लेंगे। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म है किसकी? ये कार्टेशियन फॉर्म है किसकी? लाइन की। ये भी तेरह में बहुत चला जाए जब कभी भी आपको लाइन पर एक पॉइंट पता हो और उसकी डायरेक्शन पता हो, ठीक है, मतलब एक लाइन है जिसमें आपको एक पॉइंट पता है, अ पॉइंट ऑन द लाइन, और उसकी क्या पता है? डायरेक्शन पता है। तो हम उस लाइन की क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन। क्या होती है? r वेक्टर बता दे। लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? उस लाइन पर पड़ने वाले किसी पॉइंट को, और बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? उसकी डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद रखना। और कार्टेशियन फॉर्म क्या है? x minus x1 upon a और ये जो ए बी सी है, ये क्या है? ये उसके ये वो जो पैरेलल वेक्टर था ना, उसके ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। सही है ना? ए बी सी। अच्छा, ये ए बी सी भी तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लूं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं इसी लाइन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, और मुझे तो डायरेक्शन से मतलब है, तो मैं इसकी एक और फॉर्म भी लिख सकता हूँ। क्या है वो? x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m, और z माइनस z1 अपॉन में n। मेरे को चाहिए ये इक्वेशंस। कल नहीं बताई ना तुमने, फिर बताऊंगा तुम्हें। इक्वेशन ऑफ लाइन। जब आपको लाइन पर क्या पता है? एक पॉइंट पता है और उसकी डायरेक्शन पता है। अच्छा, लाइन के ऊपर अगर आपको दो पॉइंट पता है तो भी आप इसकी क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म बताओ। r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस ए वेक्टर पढ़ाया हुआ है, हाँ भैया पढ़ाया हुआ है, यस जस्ट रिपीट कर रहा हूँ उसको। इसका ये भैया जी पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा किताब को खोल के देखिएगा, समझ में आएगा आपको। ए वेक्टर प्लस लैम्डा और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहाँ पर ए वेक्टर क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है, और बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ठीक है, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, तो डायरेक्शन की जगह रिप्लेस किया है बस। बाकी मेथड वही है। ये वेक्टर फॉर्म होगी। कार्टेशियन फॉर्म और बता दीजिए। हाँ, क्या है क्या है? x minus x1 upon x minus x1 x माइनस में x1 upon x minus x1 is equal to y y माइनस y1 अपॉन में डी वाली देख रही ना, हाँ? डी वाली अरे भैया बाबू वो प्लेन में है, इंटरसेक्शन प्लेन में है, अपॉन में z2 माइनस। भाई देखो, लाइन तक सीख लो, लाइन तक सीख लो, क्योंकि कल जब प्लेन सिखाऊंगा ना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेक्टर कंप्लीट कराइएगा, लाइन कंप्लीट कराइएगा। देखते हो ना? अभी सर्च मारा था क्या नहीं आई नहीं आई होगी। ये ठीक है, वेक्टर फॉर्म होगी। पढ़ के आओ उसमें से, किताब में से पढ़ो, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको लाइन में दो फॉर्मेट सिखाए हैं। पहला फॉर्मेट बता भाई, साइल।
हाँ जी स्टार्टिंग से बताइए। a अरे बता वो बताओ, अगर लाइन पर ऐसे बताया करो एक पॉइंट पता है और उसकी डायरेक्शन पता है तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या है? r vector equal to a vector plus b vector आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस a vector और कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? x minus x1 x माइनस में x1 अपॉन में a, y माइनस में और z माइनस में। अच्छा जी, ये कार्टेशियन फॉर्म आपको देखो कभी किसी लाइन पर तो मैं कोई आर्बिट्री पॉइंट लेना हुआ, कभी कोई जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो ऐसे कार्टेशियन इक्वेशनों से लेते हैं। अब ये पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है इसके x भी होगा, इसका y भी होगा और इसका z भी होगा। तो यहाँ पर x, y और z, मतलब मान लो कभी किसी लाइन पर जिसकी इक्वेशन तुम्हें पता है, ठीक है, उस पर तुम्हें कोई आर्बिट्री पॉइंट लेना है। क्या लेना है? आर्बिट्री पॉइंट। कोई ऐसी रैंडमली कोई पॉइंट पिक करना है लाइन पर, तो वो लैम्बडा की टर्म्स का पॉइंट आएगा और उसको कैसे करते हैं वो समझ जाएगा। मान लीजिए एक कार्टेशियन इक्वेशन है, एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कुछ ऐसी है, x माइनस 2 अपॉन में 3 और y माइनस में 1 अपॉन में 2 और z माइनस में 3 अपॉन में 1। और मैं तुम्हें बोलूँ ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ यार एक पॉइंट है जो कि इस मतलब जो कि इस लाइन के साथ मतलब एक लाइन है जो इस इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ होगा देखना जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तब तो मैं समझाऊंगा इस बात को। तो तुम ऑब्वियसली बात है इस लाइन पर एक पॉइंट लेने की कोशिश करोगे, यार मैं इस पॉइंट को लेना चाहता हूँ। अब ये एक आर्बिट्री पॉइंट बन गया ना लाइन पर, तुमने कहीं पर भी पिक कर लिया ये पॉइंट, तो तुम इस पॉइंट को कैसे लोगे? लैम्बडा की टर्म्स में आएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। तो तुम क्या करोगे? इस पॉइंट का आर्बिट्री पॉइंट निकाल कर इस लाइन की इक्वेशन में डाल दोगे। नहीं है? मैं जैसे आपको आर्बिट्री पॉइंट लेके दिखाऊं, आप क्या करो उसको लैम्बडा के इक्वल मान लोगे। तो कैसे करते हैं हम? क्या करेंगे? x माइनस में 2 अपॉन में 3 इक्वल टू में लैम्बडा, x इक्वल टू में 3 लैम्बडा प्लस में 2। ये देखो आ गया ना एक पॉइंट। तो ये मेरा जो x आया ये है 3 लैम्बडा, तो लैम्बडा की टर्म्स में आया, ठीक। ऐसे y निकालेंगे, y माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में लैम्बडा, y इक्वल टू में कितना? 2 लैम्बडा प्लस 1, मेरा ये भी आ गया। ऐसे ही इस वाले को देख लेते हैं, z माइनस में 3 अपॉन में 1 इक्वल टू में लैम्बडा, तो z इक्वल टू में लैम्बडा प्लस में 3, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्बडा प्लस में, तो ये आपका x, ये आपका y और ये आपका z। आपने इसी लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया है। मतलब मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ वो यहाँ पर ये है, एक तो तुम्हें लाइन की इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ कि अगर तुम्हें लाइन पर एक पॉइंट पता है तो उसकी डायरेक्शन पता है तो आप उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये सिखा दिया मैंने आपको। फिर अगर उस लाइन पर कभी कोई पॉइंट मानना पड़ा, तो भाई मेरे को तो इस लाइन पर कोई पॉइंट मानना है अपनी मर्जी से, तो मैंने आपको वो मानना भी सिखा दिया कैसे मानना है। उसको लैम्बडा के इक्वल रख दो कार्टेशियन फॉर्म को, और x को और y को और z को लैम्बडा के टर्म्स में निकाल कर दिखा दीजिए, तो आप इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट जो होगा वो इसी फॉर्म का मान सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ यूज होगा? जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। लाइन पढ़ाने के बाद में जैसे आज आपको लाइन पढ़ाऊंगा तो मैं कल प्लेन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं लाइन पर कम से कम आपको 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, और उन 6-7 क्वेश्चनों को लिख लेना कहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टाइप है और उनमें से ही आएगा, उनमें से ही आएगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर ही कराऊंगा, ठीक है। तो कल अपनी कॉपी पेन लेके आना साथ में। अच्छा जी, तो पहली इक्वेशन हमने देख ली। हाँ मेरे पास, मैंने देख लिया, उसमें पिक कर लिया मैंने क्वेश्चन, वही कराने में। ओके, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो लाइन पर आप कोई पॉइंट पिक कर सकते हैं, ये भी आपने सीख लिया। पहली वाली फॉर्म भी सीख ली कि अगर लाइन पे कोई पॉइंट पता है, कोई परपेंडिकुलर कोई उसके पैरेलल लाइन पता है तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लाइन पर अगर 2 पॉइंट भी पता है तो भी हम उस लाइन की क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म अध्ययन कैसी वेक्टर फॉर्म? वो r वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर इक्वल टू में a वेक्टर प्लस में लैम्बडा b वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस, बिल्कुल सही।
और कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करूं तो क्या है? x माइनस x1 x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1। a नहीं आएगा, a तो उसमें था जिसमें डायरेक्शन पता थी, इसमें डायरेक्शन थोड़ी पता आपको। उसमें जिसमें पहला वाला जो केस था, ये दूसरा वाला है जिसमें आपको लाइन पे 2 पॉइंट पता, यही बात समझनी है आप, ठीक है। y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी लाइन में अगर पॉइंट लेना हो तो भैया तुम्हें ये पॉइंट दे के रखेगा वो, इसको भी लैम्बडा के इक्वल रख देना, x को अकेला कर देना, लैम्बडा की वैल्यू निकाल देना लैम्बडा के टर्म्स में, ऐसे y की निकाल देना ऐसे ही। तो मतलब ऐसी लाइनों पे जिसमें 2 पॉइंट पता है, इस पे भी तुम पॉइंट लेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। अच्छा जी, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, और देखिए बाबू मुझे लाइन करा लें दो प्लीज, मुझे लाइन करा लेने दीजिए क्योंकि मुझे उसके बाद ही बात करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल। भाई देखो ये एक लाइन है, इसके इक्वेशन को चुनिए, r वेक्टर इक्वल टू में a वेक्टर प्लस लैम्डा, b वेक्टर क्या डिनोट कर रहा होगा? डायरेक्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये वाली जो लाइन होगी दूसरी वाली, इसका भी कुछ होगा, r वेक्टर इक्वल टू में a2 मान लो इसको, भाई इसका पॉइंट अलग होगा ना, इसका अलग होगा, ठीक है। तो अगर मुझे दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है, देखो दो लाइनों के बीच में एंगल यहाँ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। मुझे अगर निकलवाना है कोई एंगल, तो तुम एक काम करो, तुम बस इनकी डायरेक्शनों के बीच में, जैसे दो वेक्टरों के बीच में एंगल नहीं निकालते थे cos थीटा करके, ऐसे ही निकाल दो, d1 वेक्टर डॉट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब उनकी डायरेक्शन वेक्टरों के बीच में जो एंगल होगा ना, वही दो लाइनों के बीच में एंगल होगा। और इस पूरे के ऊपर क्या रखिएगा? मॉड्यूलस। क्यों? क्योंकि मैं एक्यूट एंगल मिलेगा मुझे इससे, क्या मिलेगा? एक्यूट। और दूसरा वाला निकालने के लिए, क्योंकि दो एंगल है, 180 में से क्या कर दीजिए उसको, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये वेक्टर फॉर्म है उसकी। और इसी की अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं, तो मुझे एक बात बताओ, d1 वेक्टर जो डायरेक्शन डिनोट कर रहा था, आपने कैसा नाम दिया था उसको? a1i प्लस b1j और प्लस c1, भाई वेक्टर डायरेक्शन वाला वेक्टर है ना ये। और ये आपके पास क्या होगा? a2i प्लस b2j और प्लस c2